विल्फ्रेड लेविस ने क्या किया, ये क्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। तो उसने भी कुछ अजम्पशन ले लिए, तो एक तरफ तो हम अजम्पशन को सॉर्ट आउट क्या सर, क्या क्या अजम्पशन लिए, ठीक है। तो अजम्पशंस को मैं यहाँ पे लिस्ट करता जाऊंगा। टॉपिक का नाम है लेविस इक्वेशन। अब बात नहीं करेंगे कोई लोग ना, 20 मिनट में हम इक्वेशन डिराइव कर देंगे, 20 मिनट ध्यान से सुनिए। लेविस इक्वेशन है ना, 1892, 230 साल पहले की बात बता रहे हैं, 1892। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी गियर टूथ है उसका जो प्रोफाइल है वो इनवॉल्यूट है। तो उन्होंने कहा कि आई एम कंसीडरिंग इट एज ए कैंटिलीवर। कैंटिलीवर मतलब ये फिक्स्ड है, अपनी रूट पे ये फिक्स्ड है। तो कैंटिलीवर जनरली आपने ऐसी को देखा है, अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देयर इज ए बीम और व्हिच इज फिक्स्ड एट 1 एंड। तो इट इज ए बीम है ना, मान लो मैं टूथ को ऐसे दिखा दूं, इट इज फिक्स्ड एट इट्स रूट। तो विल्फ्रेड लेविस ने उसको ये कंसीडर कर लिया कि ये एज ए कैंटिलीवर बिहेव कर रहा है। कैंटिलीवर बीम है, इस पे कोई भी फोर्स आता है और मान लीजिए इसकी लेंथ L है, तो इस पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो P into L होता है। बेंडिंग मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहता हूं और मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है सपोज L1 है, तो इस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा P into L1, इस पर्टिकुलर सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट। उससे आगे वाले सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट L2 से मल्टीप्लाई होगा, P into L2। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट रूट पे होता है ना। सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहां पे होता है, रूट पे होता है। तो हम जब डिजाइन करते हैं गियर को, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट जहां है वहीं सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस के चांस होते हैं। तो दैट पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो बस इसी तरह के कुछ कंसेप्ट, कैंटिलीवर के कंसेप्ट अब हम यहाँ गियर की टूथ पे लगाने वाले हैं, राइट। तो पहले थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि फोर्स के, मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई टूथ है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है और इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक पीटी और एक होता है पीआर। ये रेडियल कंपोनेंट होता है, इसकी वजह से टीथ में कंप्रेशन होती है। विल्फ्रेड लेविस ने बोला मुझे कंप्रेशन की भी चिंता नहीं करनी, मेन फेल्योर तो पीटी की वजह से है, ये बेंडिंग मोमेंट जनरेट करता है, ठीक है। तो उसका पहला असम्पशन है द इफेक्ट ऑफ पीआर, द इफेक्ट ऑफ रेडियल कंपोनेंट पीआर इज नेग्लेक्टेड, दिस इज द फर्स्ट असम्पशन, राइट। सेकंड असम्पशन उसने ये लिया कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पिनियन टीथ एंड गियर टीथ आर इन एंगेजमेंट, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितने टीथ एंगेज रहते हैं, एक या दो? देखो सिर्फ यदि एक टीथ एंगेज रहेगा तो एक टीथ के बाद जब दूसरा टीथ कांटेक्ट में आएगा तो उसमें कुछ टाइम गैप होगा ना। तो उस टाइम गैप की वजह से पावर स्मूथली ट्रांसफर नहीं होगी, पावर ट्रांसफर होगी फिर थोड़ा सा रुक जाएगा, फिर पावर ट्रांसफर होगी फिर रुक जाएगा, बीच बीच में माइन्यूट टाइम के लिए वो रुक रुक के पावर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। एंड दैट इज नॉट डिजायरेबल इन द पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जनरली पावर ट्रांसमिशन के समय एक से ज्यादा टीथ कांटेक्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो जनरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये माना जाता है कि कम से कम 1.3 से 1.7 टीथ आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, है ना। एक से ज्यादा लेकिन दो से कम, 1.3 से 1.7। अब हमें यहाँ एनालिसिस करनी है लुईस इक्वेशन में, तो यदि हम 1.7 टीथ लेके चलेंगे तो देन एनालिसिस वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन है एनालिसिस करना। तो दूसरा असम्पशन हमने ये लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक ही टीथ कांटेक्ट, देयर इज ओनली वन टीथ इज इन कांटेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, सो ओनली वन टीथ is in contact at any particular instant,
at any particular speed. This was the second assumption. ठीक है, अब देखो हम जो भी assumption ले रहे हैं तो हमारे रिजल्ट्स में कुछ इनएक्यूरेसी जाएंगी, एग्जैक्ट रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं क्योंकि हमने assumptions ले लिए। लेकिन हम उससे हमें फायदा ये हुआ कि हमारी एनालिसिस सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, एनालिसिस सिंप्लीफाई हो गई, रिजल्ट्स में कुछ इनएक्यूरेसी है तो उस इनएक्यूरेसी को हम कैसे रिमूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डिजाइन में आपने देखा होगा जगह जगह हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। दिस इज आल्सो द वन रीजन टू टेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी बिकॉज़ वी आर assuming certain assumptions। इन assumptions का जो इफेक्ट है वो हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम क्या कर रहे हैं, उसको नलीफाई कर रहे हैं, राइट। तो ये दो assumption हो गए, और भी assumption अभी आएंगे तो उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो मेन हमारा अब फोर्स कौन सा है? पीटी। तो यदि मैं टूथ का डायग्राम ऐसे बनाता हूं तो ये फिक्स पार्ट हो गया, ये पीटी हो गया, ये टूथ की हाइट हो गई, टूथ की हाइट हो गई, ये टूथ की थिकनेस हो गई। ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस, हर जगह पे थिकनेस अलग अलग है। टूथ की थिकनेस ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन पे डिफरेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट रूट पे है, इसलिए रूट वाली थिकनेस को ही हम लेके चले आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज द टी थिकनेस, एच इज द हाइट। सो बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस, सो इट इज पीटी इनटू। ये लुईस ने बेंडिंग मोमेंट को इस तरह से कैलकुलेट किया कि टूथ की जो भी हाइट होगी उसको मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स से। तीसरी बात उसने ये बोला कि ये वाला जो पीटी है तो टूथ की कुछ मतलब फेस विड्थ होती है ना। यदि मैं इस डायग्राम को जरा ऐसे दिखाऊं, मान लो ये मेरा फिक्स पार्ट है, तो मान लीजिए ये मैंने टूथ दिखाया हुआ है इस तरह से, टूथ प्रोफाइल है, तो इसको ऐसे दिखा सकता हूं। ये तो टूथ है और ये टूथ की कुछ गहराई है अंदर, है ना, डेप्थ में समझे, तो इसको हम कहते हैं फेस विड्थ। इसका नाम है फेस विड्थ। जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, स्मॉल डी। तो ये जो फोर्स आ रहा है पीटी, ये इस फेस विड्थ पे आता है। ठीक है, तो ये फेस विड्थ के किसी एक पॉइंट पे आता है या पूरी फेस विड्थ पे आता है? ये पूरी फेस विड्थ पे आता है। ठीक है, सो लिविस ने ये कंसीडर किया कि ये जो फोर्स है ये पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस वाज द थर्ड assumption, the PT is uniformly distributed on the whole face width, on the whole face width। ठीक है, तो इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है तो इसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। तो मान लेते हैं कि वो इंटेंसिटी जो है वो सपोज W है। क्या है? W। और ये कितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है? B पे। तो B इंटू W करेंगे जब हमको फाइनल PT मिलेगा। आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो पढ़े हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल w इनटू L। स्मॉल w इज द लोड इंटेंसिटी। तो उसी तरह से यहाँ पे ल्यूइस ने कंसीडर किया कि इसकी कुछ इंटेंसिटी है और ये पूरी फेस विड्थ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि एक्चुअल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता नहीं है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर, क्योंकि इन्वॉल्व प्रोफाइल है, तो उस प्रोफाइल की वजह से कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, लेकिन हम उसे अजम्पशन ले रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये तीन अजम्पशन हो गए। अब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस होगा। तो लेट बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय my over I। ये बेंडिंग मोमेंट को मैं कहता हूं m, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट इज कैपिटल M। सो बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय m by I। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन तो आप जानते ही हैं। अब इसमें I क्या है? सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, यदि आप इस टूथ को कहीं पर भी कट करेंगे, कहीं पर भी क्या करेंगे? कट करेंगे, तो आपको एक रेक्टेंगल मिलने वाला है। एक रेक्टेंगल मिलने वाला है। ठीक है, उस रेक्टेंगल की कुछ हाइट होगी, कुछ विड्थ होगी। ठीक है,
तो रेक्टेंगल की यदि b बाई एच का रेक्टेंगल होता है तो उसका जो मोमेंट इनर्शिया है वो bh2 बाई 12 होता है। यस सर। तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो t है और ये कितनी है b। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल मिलेगा वो b बाई टी का रेक्टेंगल मिलता है, बाई टी का रेक्टेंगल मिलता है। तो b बाई टी के रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी bt क्यूब बाई 12, है ना। तो I इक्वल टू bt क्यूब बाई 12, ठीक है। अब ये जो थर्ड पैरामीटर है y, ये होता है न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की डिस्टेंस, है ना, या तो टॉप फाइबर की या फिर बॉटम फाइबर की। रेक्टेंगल में दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि सेंट्रोइड जो है रेक्टेंगल का बीचों बीच होता है। टॉप फाइबर भी और बॉटम फाइबर दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखें तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस यहां से जाएगा सेंटर से, तो y की वैल्यू t/2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करेक्ट, न्यूट्रल टॉप की डिस्टेंस। अब ये सारी वैल्यू यदि हम इसमें पुट कर दें तो हमें बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा, m की जगह हम करेंगे pt into h, y की जगह हम करेंगे t/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह करेंगे bt क्यूब बाई 12। और ये हमारा क्या आ गया, बेंडिंग स्ट्रेस। हाँ, इसको मैं यहां लिख दूं, देखो सिग्मा बी इज, मैं दोबारा से लिख देता हूं, pt into h t/2 होल डिवाइडेड बाय bt क्यूब डिवाइडेड बाय m into y डिवाइडेड बाय I। ये सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, b बाई टी का रेक्टेंगल है तो bt क्यूब बाय 12 हो गया। ये टोटल डेप्थ उसकी t है। हाँ मैं बता, देखो ये तो विड्थ है, ठीक है, यहाँ फोर्स आ रहा है तो अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में फोर्स आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है P, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी T है, ठीक है। तो B बाई टी का एक रेक्टेंगल बन रहा है, कहीं भी काट लो B बाई टी, तो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया B बाई टी। अब न्यूट्रल एक्सिस कैसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की डिस्टेंस क्या है, इसलिए हमने y को t, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा b इक्वल टू t से 8t कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, है ना, और ये t स्क्वायर हो जाएगा तो 6 बाई bt स्क्वायर, है ना। तो pt into h into 6 डिवाइडेड बाई bt स्क्वायर, bt स्क्वायर। तो यहां से pt इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा b, हाँ bt स्क्वायर सिग्मा b अपॉन b सिग्मा b into t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, राइट। अब उसने लुईस ने क्या किया, थोड़ा इसको और मीनिंगफुल कुछ करने के लिए, क्योंकि अभी भी ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि इससे डिजाइन आगे बढ़ सकते, तो उसने क्या किया, एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है मॉड्यूल dy z, उसने इस फॉर्मूले में उस m को डालने की कोशिश की, ठीक है। तो उसने क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड भी किया, m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड भी किया, no change, and m is the module which is the ratio of diameter and the number of teeth। फिर उसने अपनी लेबोरेटरी में जो भी उसने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए, उसने कहा कि ये वाला जो फिगर है t स्क्वायर बाई 6 h है, तो ये एक मैजिक फिगर, ठीक है। जैसे हम सर्कल की सर्कमफरेंस को ये डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें पाई मिलता है 3.14, चाहे सर्कल किसी भी रेडियस का हो, ठीक है, किसी भी डायमीटर का हो। तो सिमिलरली उसने बोला कि ये जो फिगर है ये गियर पर होने वाले जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं उससे रिलेटेड, मतलब कुछ उसने कॉन्सेप्ट एक रिलेशन देखा अपने एक्सपेरिमेंट से। तो फिर उसने कहा कि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टर्म को उसने नाम दे दिया
दिस इज द लुईस फैक्टर, ये मेरा अपना फैक्टर है, इट इज द लुईस फैक्टर। कई नामों से बोलते हैं इसे, कभी से टूल फैक्टर कहते हैं, कभी लुईस फैक्टर, कभी फॉर्म फैक्टर, कभी लुईस फॉर्म फैक्टर, कभी लुईस टूल फैक्टर, ठीक है बुनियादी लुईस फैक्टर। So t square by 6hm, it is a magic term and it is related to the number of tooth. So the final formula is mb sigma b y, mb sigma b। कुछ ऑथर इसको और थोड़ा चेंज कर देते हैं, वो क्या करते हैं इसमें पाई से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, वो इसमें क्या करते हैं पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं सम ऑथर्स। ये नहीं दिख रहा है आपको? क्या बीच में आ रहा है ये? मैं हट जाऊं? नहीं सिस्टम तो नहीं हटा सकते, मैं इसको कहीं और लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरा आ गया फॉर्मूला mb sigma b y and it is the pt, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला रहेगा हमारे लिए, लेकिन कुछ ऑथर कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिल सकता है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे और क्या दिख रहा है इसमें, आ रहा है मुझे भी दिख रहा है। So it is pi m sigma b y divided by pi, pi से मल्टीप्लाई pi से डिवाइड। अब pi into m जो होता है वो सर्कुलर पिच होती है, pi into m क्या होता है सर्कुलर पिच, तो cp into b into sigma b into small y, y upon कैपिटल y upon इस pi को कुछ ऑथर स्मॉल y है, वो भी लुईस फॉर्म फैक्टर ही है क्योंकि pi एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कैपिटल Y is also constant, small y is also constant according to the number of tooth। तो कुछ ऑथर को आपको ऐसे भी मिल जाएगा, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बाकी मेन फॉर्मूला ये रहेगा। तो अब इस फॉर्मूले में pt क्या है, pt क्या है, हाँ अब ये टेंजेंशियल फोर्स है। अब ये जो y है इसके लिए लुईस ने क्या किया, टेबलें बना दी, उसने क्या किया टेबलें बना दी जो टेबल डाटा बुक में अवेलेबल है, और उन टेबलों में उसने क्या किया नंबर ऑफ टीथ ले लिया एक तरफ, मान लीजिए नंबर ऑफ टीथ 20 हैं, तो y की वैल्यू 0.345 समथिंग होगी, cb क्या है सर्कुलर पिच, टोटल सरकमफरेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। 20 पे इतनी वैल्यू होगी, 22 पे इतनी होगी, 24 पे इतनी, नंबर ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग उसने इसको टेबलों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इस t स्क्वायर बाई 6hm पे काम करना बड़ा टिपिकल है। तो इस t स्क्वायर बाई 6hm को उसने टीथ के माध्यम से टेबलों में कन्वर्ट कर दिया। तो एज ए डिजाइन इंजीनियर यू कैन यूज दोस टेबल्स, और डिजाइन आगे बढ़ जाती है बड़ी। तो गियर की डिजाइन में हमको लुईस की टेबलों को यूज करना पड़ेगा। अब वो जो टेबल है वो प्रेशर एंगल के हिसाब से डिफरेंट है, 20 डिग्री के लिए अलग टेबल्स हैं, 40.5 डिग्री के लिए, तो जैसा भी केस होगा उस हिसाब से। हाँ नहीं होने को तो प्रेशर एंगल कुछ भी होता है ना, जैसे जैसे प्रेशर एंगल को बढ़ाते हैं ये की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। लेकिन एक लिमिट पे आके होने से इंटरफेरेंस अदर प्रॉब्लम जनरेट होती है ना। तो प्रैक्टिकली समझा के ये पाया गया कि 14.5 डिग्री वाले प्रोफाइल और 20 डिग्री वाले प्रोफाइल ये बेस्ट रिजल्ट है, इसलिए इसी को यूज करते हैं। हां एफिशिएंसी क्या इंटरफेरेंस नहीं होती है और पावर स्मूथली ट्रांसफर होती है ना, फेल्योर कम होते हैं, बहुत सारे रीजन। तो अभी हमने क्या निकाल लिया pt टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। अब देखो जरा पाई कांस्टेंट, मॉड्यूल भी कांस्टेंट, बेस विड्थ कांस्टेंट, सिग्मा भी, मटेरियल प्रॉपर्टी, बेंडिंग स्ट्रेस, इट इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू मटेरियल। हमने मटेरियल चेंज किया सिग्मा भी बदल जाएगा,
ठीक है, टूथ फैक्टर। तो जैसे जैसे हम सिग्मा बी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पीडी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट पर सिग्मा बी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर सिग्मा बी मटेरियल की फुल स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, उसी पॉइंट पर टूथ का फेल्योर होता है। लुइस ने क्या बोला कि इससे आप ये निकाल सकते हो कि हमारा टूथ कितना फोर्स जनरेट हो रहा है टूथ पर। ठीक है, अब आप सिग्मा भी बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आएगा कि मटेरियल की लिमिट आ जाएगी, उस लिमिट से नीचे है तो गियर डिजाइन सेफ है, और यदि उससे ज्यादा है तो गियर डिजाइन अच्छा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर लिमिट आ जाती है उस पॉइंट का जो टेंजेंशियल फोर्स है उसको हम कहते हैं बीम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक नया टेक्निकल टर्म आ गया, बीम स्ट्रेंथ। बस यहीं पर क्लास अब एंड करूंगा और फिर वो डायग्राम बताता हूं फंडामेंटल वाला। तो व्हाट इज बीम स्ट्रेंथ? बीम स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स। नोट कर लो डेफिनेशन। हाँ, बीम स्ट्रेंथ हेडिंग डालो, बीम स्ट्रेंथ इज द maximum value, beam strength is the maximum value of the tangential force, beam strength is the maximum value of the tangential force that the tooth can withstand, that the tooth can withstand without bending failure, that the tooth can withstand without bending failure। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही है, बाकी हम कल डिजाइन करेंगे, गियर की डिजाइन को एक न्यूमेरिकल के माध्यम से कर लेंगे। लुईस इक्वेशन इज नाउ कंप्लीट। हाँ, ठीक है, अब बस वो फंडामेंटल का डायग्राम एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक गियर नीचे एक गियर ऊपर है, दिस इज द पॉइंट, पिच पॉइंट। तो यहां से तो आप टेंजेंट निकाल सकते हैं, और यहां से ये कॉमन नॉर्मल है आपका। हाँ, वो डायग्राम एक बार दोबारा से बोला था क्लास के शुरू में, एक साथ ही जाएंगे सब, है ना? मैं भी जाके, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल है, ये टेंजेंशियल लाइन है। इस वाले पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम? अब यहाँ पे मान लीजिए कोई टूथ है और यहाँ पे ऐसे दूसरा टूथ है, ये तो नीचे वाले गियर का टूथ है, ये ऊपर वाले गियर का टूथ है, दोनों किसी एक पॉइंट पे कांटेक्ट में हैं। सो दैट पॉइंट इज सी, दैट कांटेक्ट पॉइंट इज सी। तो यदि हम सेंटर से ओसी को जोड़ दें, सेंटर से ओसी को, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना? तो इसका परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं हम, तो इसका परपेंडिकुलर हमको ये मिल जाएगा CA। इट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गियर। ठीक है, सिमिलरली वी कैन जॉइन दिस सेंटर विद C and this is the radius, then we can take perpendicular of this, so this is the velocity of point C again as per the second gear। ठीक है, तो ये CA और ये CB। अब हम CA का प्रोजेक्शन लेंगे, तो CA का प्रोजेक्शन ऐसे आएगा, तो CB का प्रोजेक्शन भी ऐसे ही आना चाहिए, CA CB। ठीक है, एक ये डायग्राम हमने बनाया था, फिर उसके बाद कुछ परपेंडिकुलर डाल दिए थे, फिर सिमिलरिटी कर दिया, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, थैंक यू।